गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अमरराज महाजन। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कुछ कॉन्सेप्ट हम केमिस्ट्री के पढ़ेंगे जो कि कुछ आपके लिए बहुत मैटर करेगा आपके नीट, जेई और 11th की एग्जामिनेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक्स है, ये हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसमें हम मास्टरी करेंगे मैटर्स में, मोल्स को समझेंगे और केमिस्ट्री की मैथ, कोई भी रिएक्शन हमारी क्यों हो रही होती है, उसके पीछे क्या मैथमेटिक्स छुपी है, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम मैटर्स पे। मैटर क्या होता है? देखो, हमारी भाई पूरी केमिस्ट्री है, जितनी भी हमारी केमिस्ट्री है वो स्टडी करती है हमारे मैटर की। उसको हम तीन तरीके से हम पढ़ते हैं। पहला उसका कंपोजिशन, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसकी प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट मैटर इज बिल्ट फ्रॉम, मैटर किससे बना हुआ है, पहले तो हम उसको देखेंगे। फिर हमारे उसके बिल्डिंग ब्लॉक किस तरीके से अरेंज है, उसको देखा जाएगा। फिर हमारी उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले आते हैं हम मैटर को समझ लेते हैं कि हमारा जो मैटर है, इसका हम अगर देखें हम, तो मैटर जो होता है हमारा, क्या सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत नॉर्मल सी है, या आपको शुरू से आपने सुनी होगी 9 10 से, कि कोई भी चीज जो मास को पोजेस कर रही हो, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, उसी को हम मैटर कह देते हैं। इसका हम चलिए सर क्लासिफाई कर देते हैं। इसको दो तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे। एक इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा, एक इसका केमिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है सर? फिजिकल क्लासिफिकेशन वो होता है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, बर्फ, सॉलिड, लिक्विड, पानी, गैस, वाटर वेपर। आया समझ में? भाप जिसको हम बोलते हैं। तो अगर हम सॉलिड को पिघलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। बर्फ को पिघला दिया, हमने बोला मेल्टिंग, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। लिक्विड को और गर्म करते हैं, वो गैस में चेंज हो जाती है। सिमिलरली गैस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? कंडेंस करके। और लिक्विड को सॉलिड में कैसे? फ्रीज करके। तो ये जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेजेस हो रहे हैं, ये हमारा मैटर का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड देख लिया, लिक्विड देख लिया, गैस देख लिया। अब आ जाते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन में, कि भाई केमिकली हम मैटर को कैसे क्लासिफाई करेंगे। केमिकली मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक को बोलते हैं प्योर, दूसरे को बोलते हैं मिक्सचर। प्योर में हमारा क्या आ जाता है? प्योर में हमारे आ जाते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं सर? जो हमारे पीरियोडिक टेबल में हमने देखा है कि जो मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हैं, उसी को हम एलिमेंट्स हमारे बोलते हैं। समझ में आया? प्रेडिक्टेबल जितने भी एलिमेंट है वो हमारे प्योर है। ठीक है। फिर आ जाते हैं कंपाउंड्स। जितने भी कंपाउंड हमारे एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे प्योर कंपाउंड होते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि C2H5OH, ये होता है इथेनॉल, तो ये हमारा प्योर कंपाउंड है जब तक हम इसमें कुछ मिला ना दें। ठीक है। आप सोचेंगे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, नहीं, ये कंपोजिशन है इथेनॉल का। ये हमारा कंपाउंड हमारा प्योर है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये हमारे कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर कंपाउंड के फॉर्म में आते हैं। फिर आता है हमें मिक्सचर्स। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर को भी हमने तरीके की कैटेगरी में हमने कैटेगराइज, दो कैटेगरी में रखा है। पहला होमोजीनियस, दूसरा हमारा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? कुछ ऐसा समझिए, एक बीकर लिया, बीकर में हमने चीनी डाली, हमने क्या किया, उसमें पानी डाला, सॉल्यूशन बना लिया। हमने एक चम्मच लिया उस सॉल्यूशन का, पी के देखा, मीठा मीठा। हमने क्या किया, बाकी सारा जितना बीकर में लिखा था वो भी पी गए। अब मेरे को बताइए, चम्मच में जितनी मिठास थी, क्या उस बीकर में बचे हुए में भी उतनी मिठास थी? जी हाँ, उतनी मिठास होगी। ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि भाई जो स्वीटनेस की क्वांटिटी है, स्वीटनेस का जो फील है, वो हमें दोनों में सेम ही आया होगा। तो वो हमारा जो मिक्सचर था वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर था, उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ शुगर था। सिमिलरली हमारा सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लीजिए आप, उसमें भी यही चीज होती है। फिर आ जाता है दूसरा हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर? क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर? वो होता है, बीकर लिया, पानी लिया, सैंड डाला, देखेंगे हम सैंड अलग अलग है पूरा। मतलब पानी के ऊपर लेयर में हम देखेंगे सिर्फ पानी ही होगा, नीचे हमारी सैंड होगी सिर्फ। तो ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर आ जाता है। आया समझ? आगे बढ़े। धन्यवाद। फिर आ जाएंगे दो टर्म आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में याद रखने हैं, जिसको मैं बोलूंगा प्रिसीजन और एक्यूरेसी। दो टर्म
बिल्कुल याद रख लीजिएगा, एक एग्जांपल से समझिए। डार्ट वाला गेम देखा है जिसमें हमारा ये ऐसे गोल गोल बने होते हैं और हमको ये तीर ये मारने होते हैं, इनको हम डार्ट्स बोलते हैं। मैंने डार्ट्स को मारा इस पे, हम मैंने देखा ये तीनों डार्ट हमारे बिल्कुल पास 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 लगे हैं, ठीक है, लेकिन मारना यहाँ था, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे पास पास लगे हैं। इस चीज को हम बोलेंगे ये हमारा प्रिसिशन है, प्रिसिशन। इसको हम बोलेंगे ये प्रिसाइज है, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है। यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लीजिए कि मान के चलिए ट्रू वैल्यू यहाँ पे 3 थी, ठीक है, और मैंने इन डार्ट्स को मारा, एक 2.91 पे हिट हुआ, 2.90 पे, एक 2.90 पे, तो ये हमारे एक दूसरे के प्रिसाइज हैं, ठीक है, समझ में आ गया। प्रिसिजन हमारा क्या होता है, ये हमारे क्लोजनेस होती है वैल्यूज की अपने आप से, ईच अदर से। सिमिलरली एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेट होना। एक्यूरेट का मतलब जैसे तीनों हमारे जो है, तीन चांसेस हमें दी गई, तीनों हमारे बिल्कुल सर्कल में पास में बिल्कुल लग रहे हैं, एक्यूरेसी में आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के आसपास जो रहता है उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी मेजर करती है क्लोजनेस ऑफ, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, और प्रिसीजन हमारा मेजर करता है कि क्लोजनेस टू ईच अदर। प्रिसीजन एक्यूरेसी दोनों टर्म याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स भाई हम करते हैं केमिस्ट्री में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज को नापने के लिए एक हमारा एसआई यूनिट बनाई गई है, एसआई बेस यूनिट बनाई गई है, जो कि हमारी 7 है। हमारे यहाँ पे कुछ क्वांटिटी गिवन है, उसकी यूनिट्स और हम सिंबल को एक बार देख लेते हैं क्या है, आप लोग को पता होगा लेकिन एक बार देखना कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, उसकी यूनिट मीटर है, सिंबल उसका एम है। मास किलोग्राम में, इसकी सिंबल हमारा केजी है। टाइम सेकंड में, सिंबल एस है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, ए है। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर केल्विन में नापते हैं, कैपिटल के है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बेसिकली हम इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसको कैंडला में, और उसका सिंबल सी डी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी केमिस्ट्री के लिए, उसको हम मोल में, उसकी यूनिट मोल है, और उसका हम सिंबल एम ओ एल यूज करते हैं। अगर कहीं भी अब एम ओ एल लिखा हो तो ये मत समझना कि सर ई लगा देते क्या चला जाता, भाई साहब सिंबल है, एम ओ एल सिंबल है और एम ओ एल ई यूनिट है, अब याद रखिएगा। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जो हमारे लिए हर चीज में इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी, और हमारे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में भी। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बोलते नहीं राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वहां पे हम वो देखेंगे। तो हमारे मान के चलिए जैसे ये हमारी वैल्यूज है, इसमें कोई भी टर्म जीरो नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे न्यूमेरिक्स हैं। 2.987 में 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे सीधे आ जाते हैं, कि कोई भी जीरो हमारा दो वैल्यूज के बीच में अगर ट्रैप होता है तो उसको भी हमारा काउंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे यहाँ पे 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब हमारे कोई भी डेसिमल के बाद जो जीरो आ रहा होता है वो भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। ये हमारे कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, आपको याद रखने हैं, ठीक है, बहुत कॉमन रूल है, आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। तो यहाँ पे 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कोई भी हमारा जीरो जो डेसिमल के बाद आ रहा हो, किसी भी डिजिट से पहले आ रहा हो, वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं होता है। जैसे कि 0.0005, 0.005, तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 5 है, मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर है। एग्जैक्ट नंबर के पास हमारे इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अगर मैंने बोल दिया है 2 डिस्टिंक्ट बोतल, ठीक है, 2 बोतल बोल दी, तो मतलब उसके सिग्निफिकेंट फिगर हमारे इन्फिनाइट होंगे। बस रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर है, क्लियर है सर। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये वाली आपकी स्लाइड्स मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। सर क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है। ये जो 6 लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन और केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये बताता है हमको कोई भी हमारा कंपाउंड अगर बनता है तो वो किस तरीके से बनता है, उसके पीछे क्या क्या रूल्स होते हैं, कोई क्या लॉज होते हैं जिसकी वजह से हमारा वो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना समझ में आए तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहला हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल सी चीज है, जितना मास हमारा रिएक्टेंट का होगा उतना मास हमारा प्रोडक्ट का होगा। अगर हमारा A प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी है, तो A प्लस बी का जितना मास होगा उतना हमारा C प्लस डी का होगा।
ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मतलब होता है अगर हमने टंकी से पानी लिया या हम समुद्र से पानी लेके आए तो हमने देखा दोनों का रेशियो जो होगा वो 1:8 का ही होगा। दोनों क्या, इन दोनों का रेशियो नहीं, दोनों का जो पानी है उसमें जो पानी में एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन ये जो हमारा इनका कॉम्बिनेशन का रेशियो होगा ना, जैसे ये दो है, ठीक है, इनका वेट कितना है, दो हाइड्रोजन का वेट कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 8, तो ये 2:8 में हो गया 1:, ओ गुरुजी नहीं, इसका हो गया 2 और इसका हो गया 16, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 1:8 का रेशियो हो गया। ठीक है, मतलब टैप वाटर का भी और सी वाटर का भी। फिर आता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन सर क्या होता है, अगर मान के चलिए कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, कार्बन हमारा दो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन दो है, तो रेशियो क्या हो गया 1:2 का। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया कि अगर हमारा कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके दो तरीके के कंपाउंड बना रहा है, तो जो कंपाउंड के हमारे दूसरा जो एलिमेंट होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा है वो होल सिंपल होल नंबर रेशियो में है। फिर आ जाते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एक बढ़िया सा एग्जांपल देखता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ लगे लेकिन टफ नहीं है, एग्जांपल समझेंगे बहुत आराम समझ में आ जाएगा। कैसे सर समझाओ, तुरंत समझाओ। मान के चलिए ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके बना रहे हैं CH4, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं हमारे CO2। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका वेट कितना है 4, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका वेट कितना है 32, तो इसका हम रेशियो अगर करें 4:32, तो ये हो गया 1:8, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो जो बाकी के सामने के हमारे ये जो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे वो कंबाइन होंगे, वो 1:8 रेशियो में ही होंगे, जिसको हम कहते हैं पानी। यही होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। गुरुजी जादू दिखा के बता रहे हैं कि हमारा एक लॉ है। पानी कैसे बना, मैंने ऐसे बनाया, सर कैसे बना, ऐसे बना। ठीक है, तो मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है कि अगर मानिए हमारे यहाँ पे तीन तरीके के एलिमेंट्स हैं CH और O, ये वो के CH4 बना रहा है, ये H2O बना रहा है, ये CO2 बना रहा है, तो इसमें जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमारा इसके रेशियो के बराबर होगा। फिर आ जाता है हमारा गेलुजैक लॉ, समझ में आ गया होगा आपके ये। फिर हमारा आ जाता है गेलुसैक्स लॉ। गेलुसैक्स लॉ सिंपल से लैंग्वेज में समझिए, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मिलके मिलेगा अगर वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन से, तो दो वॉल्यूम ऑफ HCl बनेंगे। तो गेलुसैक लॉ हमारा कहता है कि गैसेस रिएक्ट इन सिंपल वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, गैसेस हमारे सिंपल वॉल्यूम रेशियो में हमारे रिएक्ट करते हैं जब मेजर किए जाते हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर में। जैसे कि बताया, वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वन वॉल्यूम ऑफ Cl के साथ रिएक्ट करके टू वॉल्यूम ऑफ HCl बना देगा। फिर हो जाते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो नहीं है, ये एवोगैड्रोस लॉ है। इसमें क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, equal volume of gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules। equal volume मतलब हमारा कोई भी गैस जिसका वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर हमारा अगर सेम है, वो हमारा क्या करेंगी, कंटेन करेंगे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दो बीकर हैं, ठीक है, इसमें हमारा वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर तीनों हमारा सेम है, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे बराबर होंगे। ये होता है हमारा अवोगाड्रोस लॉ। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा बोलती है, एक भैया डेल्टन साहब ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी सॉलिड भैया, बिल्कुल कि एटम गोला सा बना होता है, अंदर नॉन डिविजिबल होता है, और हमारा एक जितने भी एलिमेंट्स बने हैं, जितने भी कंपाउंड्स बने हैं, सबके जो एटम्स होते हैं वो हमारे आइडेंटिकल होते हैं। पर मॉडर्न में रियलिटी क्या है कि एटम जो होता है वो बना होता है हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल से, जिसको हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमारा एक दूसरा टर्म यहाँ पे जनरेट होता है जो रियलिटी में, वो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, टोप्स, आइसोटोप से याद रखिएगा, एक कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। क्या बोल दिया सर, 12C
और 13C। 13 मेरा सी नहीं है ये, यहाँ पे कार्बन की बात कर रही है कि कार्बन हमारा 12C भी होता है, 13C होता है, लेकिन दोनों के जो एटॉमिक नंबर हैं वो हमारे सेम होते हैं। ठीक है, ये इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। दूसरा टर्म आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? सर हमारे कुछ ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनका हमारा मास नंबर सेम होता है। बार्स, बार्स का मतलब बार में आप गए, मास में डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं, लेकिन उनका मास नंबर सेम होता है। बस ऐसे याद रखिएगा, सिर्फ याद रखिएगा इसको। कोई ऐसा इसमें टर्म मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, तो बार्स का मतलब हमारा मास नंबर सेम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, और आइसोटोप्स में हमारा क्या होता है? मास नंबर डिफरेंट ऑफ द सेम एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, फिर आते हैं वेइंग। अब भाई मेजर कैसे कर रहे हैं इन सबको? एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, ये सब आ कहाँ से रहा है? मास इनको तौल कौन रहा है? तौलने का रेफरेंस क्या है? तो इसके लिए हमने एक यूनिट उठाई है, 1 AMU। सर 1 AMU क्या होता है? मान के चलिए आप एक पिज्जा शॉप में गए, पिज्जा शॉप वाले ने एक पिज्जा दिया और उसको क्या कर दिया, 12 पीस में काट दिया। तो 12 लोग गए थे, अब एक बंदे को एक स्लाइस मिली, तो जो एक स्लाइस का वेट है 1/, अब आपका ये पूरा कार्बन का है, ठीक है, ये पिज्जा की जगह आप लिख दीजिए कार्बन। तो कार्बन का जो ये एक टुकड़ा है, ठीक है, एक टुकड़ा कितना हुआ? 1/12, वेट ऑफ 12C कार्बन, उसको हम AKMU बोलते हैं। ठीक है, कितना? आप मान के चलिए ये पूरा जो सर्कल है यहाँ पे जो मैंने आपको दिखा रखा है, ये हमारा कार्बन है, इसका 1/12 पार्ट जो होगा वो हमारा 1 AMU के बराबर होगा। आया समझ में? ठीक है सर, नीचे जो हमने लिखा है यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास, ये क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास तो हमने सुना था। अब देखिए, मैंने इससे पहले इस स्लाइड से पहले एक स्लाइड में बात करी थी आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया? सर मास नंबर डिफरेंट है। जब मास नंबर डिफरेंट है, मतलब हमारे दो तरीके का आइसोटोप कार्बन के एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक 12C, एक 13C। ठीक है, तो हमारा इसका जो एवरेज होगा उसी को हम एवरेज एटॉमिक मास बोलेंगे। कैसे निकालेंगे? 12C वाला हमारा नेचर में कितना पाया जाता है उसको बोलते हैं नेचुरल एबंडेंस, उसकी एबंडेंस। 13C वाला कितना पाया जाता है? उसकी एबंडेंस। इन दोनों की एबंडेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे इनके मासेस से और इनका सम कर देंगे, उसी से हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। कैसे? सर 12C है, 13C है, मान के चलिए इसकी एबंडेंस 70 है और इसकी अवेयरनेस 30% है। ठीक है, तो 70 इंटू 12 प्लस 13 इंटू 30 इक्वल्स टू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। आया समझ में? तो ऐसे हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास के बाद में आ जाता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है? देखिए ये भी हमारा हमारा बिल्कुल एटॉमिक मास की तरह ही होता है, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको हम एवरेज एटॉमिक मास की जगह हम फॉर्मूला मास निकालते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है, समझ में आया? ये भी हमारा एटॉमिक मास ही है, बस ये हमारा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स का हमारा एवरेज एटॉमिक मास होता है। नेक्स्ट स्लाइड्स पे आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म यूज करने जा रहा हूं मैं, जिसको मैं बोलूंगा मोल्स। मोल्स क्या होता है? मोल्स का मतलब हमारा सिंपल सा ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है सर, बहुत टर्म यूज होता है मोल्स का, हमने भी पढ़ा है, पर ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके तीन तरीके होते हैं, तीन फॉर्मूले यहाँ पे जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है। पहला, कि जो हमारे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो उसको हम एवोगैड्रोस नंबर Na से डिवाइड कर दें तो हमारे मोल्स निकल आएंगे। दूसरा हमारा मोल्स कैसे निकलेगा? कि जितना हमारा मास गिवन हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा। तीसरा क्या है? कि हमारा कोई भी वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है, वॉल्यूम गिवन हो, जैसे कि हमारा 20 लीटर गिवन है एट STP, उसको हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे 22.4 से, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकाल के मैंने तीन फॉर्मूला बताए, N इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक बताया गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, एक बताया मैंने
गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, यही से हम मोल कैलकुलेट करते हैं। यही हमारा मोल का अल्टीमेट, इसी स्लाइड में सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, यही आप देख सकते हैं। मोल्स हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला को हम कैसे डिकोड करेंगे। यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर क्या क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में समझा दीजिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे सिंपल, सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने हमारे एक्चुअल एग्जैक्ट एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान के चलिए C8 और H16 है। C8H16 कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16 है। तो इसको अगर मैं 8 को डिवाइड कर दूं 8 से और 16 को डिवाइड कर दूं 8 से, तो ये 8 2 जा 16 हो जाएगा, ये 8 1 जा, तो ये हो गया CH2। ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये हमारा हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जो 8 से मैंने डिवाइड किया है वो हो गई n की वैल्यू। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा, तो हमारा जो n इंटीजर होगा उसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा ज्यादा होगा, ज्यादा क्वांटिटी में आपको देखेगा, और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा हमेशा छोटा होगा, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होगी। आया समझ में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में। अब इस पे एक हमारा बहुत प्यारा न्यूमेरिकल आता ही आता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, वो आपको देखना ही पड़ेगा, वो आप करना ही पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, आप देखिए कि कोई भी हमारा मान के चलिए एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर में हमारा कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसमें कार्बन की परसेंटेज लिखी है 54.5 मान के चलिए, मैं अपनी तरफ से मान के ले रहा हूँ। हाइड्रोजन की लिखी है 9.0 पॉइंट और ऑक्सीजन की लिखी है 36.36। ये परसेंटेज गिवन है। अब हमको कैलकुलेट करना है इसका फॉर्मूला, कौन सा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके हम मॉलिक्यूलर वेट से इसको डिवाइड करेंगे। कार्बन का क्या है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 16। इसका जो वैल्यूज आएंगी मैंने कैलकुलेट कर रखी है, इसकी आएगी 4.53, इसकी 9.09 और इसकी आई है 2.27। ठीक है, अब इसमें से हम देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इन तीनों में, तो देखेंगे 2.27। इसको डिवाइड किया 2.27 से, इसको भी अब 2.27 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2.27 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे तीनों के क्या आए हैं। इसका आया है 1, इसका अप्रोक्स आएगा हमारा 4, इसका अप्रोक्स आएगा हमारा 2। तो ये जो हमारा एक बीकर में मैंने पता करना था कि कार्बन की इतनी परसेंटेज हमें गिवन थी, ऑक्सीजन की इतनी परसेंटेज मुझे गिवन थी और हाइड्रोजन की इतनी परसेंटेज गिवन थी, तो मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना था। तो अब मैं पता कर लूंगा सिंपली, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H4O। आया समझ में, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पूरी, मतलब पूरे लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक न्यूमेरिकल है, ये आपका आना ही आना है। कैसे कैलकुलेट किया मैं आपको एक फिर से बता देता हूँ। उसमें देखिए पहले, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको इनपुट डाटा देखना है, उसका हमारा परसेंटेज गिवन होगा, फिर हम परसेंटेज को डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से, फिर हम क्या करेंगे, जो एटॉमिक मास निकल के आया होगा सबसे, मतलब जो वैल्यू सबसे छोटी आई होगी उसको हम तीनों से डिवाइड कर देंगे, तीनों से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम राउंड अप कर देंगे, लाइक 3.9 अगर आई है तो हम उसको 4 ले लेंगे, 2.1 आया है तो उसको 2 लेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, उससे एक हमारा फॉर्मूला का आउटपुट आ जाएगा, उसी को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करिएगा इसको। ये वाला हमारा जो मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया है, एक बढ़िया टेबल बना के अगर आप इसको करेंगे तो आपका एक्यूरेसी 100% रहेगी। फिर जाते हैं हमारा अब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्यूशन हमारा होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यही मिलके हमारा सॉल्यूशन बनाते हैं। मान के चलिए एक बीकर है, एक बीकर में मैंने क्या किया है, एक पानी लिया है, उसके ऊपर एक सॉल्यूट डाला है, उसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर कैसे करेंगे। क्वांटिटेटिवली मेजर करने का हमारा तरीका, हमारा यहाँ पे हम 4 तरीके से करेंगे। पहला हम मास परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी,
इनको आइए समझते हैं क्या होता है। मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज ये करता है, जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मान के चलिए मैंने इसमें चीनी डाली है, पानी में चीनी डाली है, तो चीनी हमारी होगी सॉल्यूट, शुगर हमारा हो गया सॉल्यूट, सॉल्वेंट हमारा हो गया वाटर। ठीक है। अब मान के चलिए कि हमने कितना मास ऑफ चीनी को डाला है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल मास ऑफ सॉल्यूट डाला है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में इनटू 100, तो हमारा मास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। मास परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? मास परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, हमारा मास ऑफ सॉल्यूट किस में है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में इनटू 100। फिर मोलैलिटी, दूसरा आता है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डाला है, जो कि वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है या फिर 1000 ml है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम बोलते हैं मोलैरिटी। आया समझ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या कहते हैं? मोलैरिटी। फिर आ जाता है हमारा तीसरा टर्म मोलैलिटी। बहुत ही सिमिलर है साउंड करने में, मोलैरिटी मोलैलिटी, लेकिन बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है अगली स्लाइड में देखेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखिए मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम्स मोलैलिटी। फिर आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये क्या वाला है साहब? मोल फ्रैक्शन होता है हमारा यहाँ पे जो बीकर है, बीकर में हमारा शुगर का सॉल्यूशन है, तो कितने, अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब कितनी शुगर का, तो टोटल उसको हम निकालने के लिए कहेंगे टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है। तो उसका हमारा हमारा क्या होगा? सॉल्यूट हमारा मतलब शुगर का हमारा मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर आपके सामने एक बीकर में सॉल्यूशन आ जाता है, सबसे पहले आपके दिमाग में 4 चीजें आएंगी कि भाई इसके बारे में मुझे 4 चीजें देखो ध्यान रखनी है। पहली, मास परसेंटेज, वो क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो मैं इसका मास परसेंटेज निकाल सकता हूँ। मोलरिटी कैसे निकालूंगा सर? इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में है, तो मैं इसकी मोलरिटी निकाल लूंगा। मोलरिटी क्या होती है? यहाँ तो अब बीकर में भाई किलोग्राम में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं 1 kg में डाल दूंगा, तो हमारी मोलैलिटी आ जाएगी। सर मुझे शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मगर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मुझे मोल ऑफ शुगर पता होगी, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर, जो कि मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में बताया कि कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, ये हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इससे शुगर का निकल गया, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा। आया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर हमारे कंसंट्रेशन की क्लैश, एक लड़ाई होती रहती है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। इसका डिफरेंस आइए समझ लेते हैं। आपने डिफरेंस इससे पहले वाली स्लाइड में देखा कि उसमें पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हम निकालते हैं, मतलब वॉल्यूम में निकालते हैं, इसमें हम पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में निकालते हैं। ठीक है। ये हमारा मास ऑफ, मतलब मास पे डिपेंड करता है, वो हमारा वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट ये हमारा क्या है, टोटल टोटल हमारा रिलाई करता है वॉल्यूम पे, ये हमारा करता है मास पे। अब मेरे को एक बात बताइए, आपने एक पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से एक इक्वेशन पढ़ी होगी, उसमें देखा होगा वॉल्यूम हमारा डिपेंड करता है हमारा किस पे? टेम्परेचर पे। तो भाई मान के चलिए कि जो हमारा मोलैरिटी है वो तो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट निकला। इससे हमारा नुकसान क्या है? इससे हमारा नुकसान ये है, मान के चलिए सुबह बहुत ठंडी पड़ रही थी, आप एक बढ़िया सॉल्यूशन बना के गए, रात में आए 1 लीटर उसमें सॉल्यूशन बना के गए, रात में आए देखा कि उसकी कंसंट्रेशन चेंज है। कैसे? सर हमने तो लिक्विड में वॉल्यूम वॉल्यूम कंसिडर किया था, 1 लीटर में बनाया था सॉल्यूशन, इसलिए जो हमारी मोलैरिटी होती है उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, हम मोलैलिटी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है सर, क्योंकि हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट स्लाइड आती है स्टोइक्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइक्योमेट्री यहाँ पे हमारा आता है। स्टोइक्योमेट्री क्या होती है? एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 2 पानी है, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलके 2 मोल, मतलब 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं। अगर हम इसको 3 रिस्पेक्टिव वे में देखेंगे, पहला मोल रेशियो कंस्ट्रेंट में, फिर
मास कंजर्वेशन कंस्ट्रेंट में, फिर वॉल्यूम कंस्ट्रेंट में। ठीक है, तो मोल रेशियो कंस्ट्रेंट में हमने देखा कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से मिलकर 2 मोल वाटर के बनाएंगे। ये हमारा ऑलवेज ट्रू होगा, हमेशा हमको 2 मोल हाइड्रोजन के चाहिए होंगे कि वो 1 मोल ऑक्सीजन से मिलके 2 मोल पानी को बनाए। 2 मोल अगर हमें पानी को चाहिए तो हमेशा हमारे 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन को रिएक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मास की बात करें तो इसी से मास पे आ जाते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 4 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 32 ग्राम। और 2 मोल वाटर का मास कितना होगा, 36 ग्राम। ठीक है, तो इससे हमें मास कंजर्वेशन कांस्टेंट पता चला कि हमारा 4 ग्राम जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमेशा 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलके हमारा 36 ग्राम पानी बनाएगा। आया समझ में, ये मास का हो गया। सिमिलरली हम भाई मास से वॉल्यूम को में चेंज कर सकते हैं, मोल से हम वॉल्यूम में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर के बराबर हमारा कंस्ट्रेन करता है वॉल्यूम को। तो यहाँ पे हमने देखा कि 44.8 लीटर हाइड्रोजन हमारा 22.4 लीटर ऑक्सीजन से लेकर 44.8 लीटर वाटर या स्ट्रीम हमारी बनाएगा, क्योंकि 1 मोल में 22.4 होते हैं तो 2 मोल में हमारा 44.8 हुआ। तो भाई साहब मैंने पूरी इस स्लाइड में, इस पूरी पीपीटी में मैंने आपको एक चीज समझाई है जिसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उस बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने सबसे पहले आपको बताया था मैटर, मैटर का क्या रोल रहता है, कैसे वो सब डिवाइडेड है। फिर मैंने आपको 2 टर्म्स बताए थे जिसको बोलते हैं प्रिसिशन और एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे न्यूमेरिकल्स करने में। फिर मैंने आपको डाल्टन्स का थोड़ा बताया था, डाल्टन का मैंने मॉडल बताया था। फिर मैंने आपको कंसंट्रेशन के बारे में बताया, कंसंट्रेशन के बारे में भी बताया मैंने आपको। कंसंट्रेशन के बाद में मैंने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वो बताया। फिर मैंने आपको कंसंट्रेशन क्लास के बाद में और क्या बताया, मैंने आपको मोल का कॉन्सेप्ट बताया, मोल का रोल, मोल्स का रोल बताया मैंने। मोल्स के रोल के बाद में आपको बताया कि मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास डिटर्मिनेशन। और मैंने इस प्रेजेंटेशन में आपको फिर स्टोइकियोमेट्री बताई। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री के जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड्स को आप एक बार फिर से देखिएगा, आप इसको बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा। ये जो लेक्चर है आपका